हाय एवरीवन। सो आज डिस्कस करेंगे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। या सो विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज में सबसे पहले विलियम एफ ब्लुइक और लॉरेंस आर जॉर्ज, इन्होंने हमको दो चार जेनरिक स्ट्रेटजीज बताई थी, जो कि है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। अगेन विल रिपीट। विलियम एफ ब्लुइक और लॉरेंस आर जॉश, इन्होंने हमको चार जेनेरिक स्ट्रेटजीज बताई थी, जो कि स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। नाउ ये तो हमारी कॉर्पोरेट लेवल पर है, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें तो बिजनेस लेवल पे माइकल ई पॉटर ने हमको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज बताई है, दैट इज कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। ठीक है। ऐसे ही हमारी फंक्शनल लेवल पे भी स्ट्रेटजीज होती है। इसमें जैसे कि हमारे आ गई एचआर, आ गया लॉजिस्टिक्स, आ गई मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड मैनी मोर, राइट। तो ये हमारा चैप्टर बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को डिफाइन करता है। तो हम पहले लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज करते हैं डिवाइड इसमें, जो कि है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग और इन सब चीज के लिए टारगेटेड होती है। सेकंड है बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल इज दैट की जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कन्वे करता है टू द बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल को, ठीक है। और फंक्शनल लेवल तो वो वाला लेवल होता है जो कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और कस्टमर की जो भी नीड्स है वो अपन को बताता है, ठीक है। और फंक्शनल लेवल इट शुड ऑल्सो बी एंगेज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फोर्थ इज ग्लोबल स्ट्रेटेजी। सो ये अपन को ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटेजी डिफाइन करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज में अपन ने डिस्कस किया था कि चार स्ट्रेटेजीज होती है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या करता है, वो मेंटेन करता है एग्जिस्टिंग लेवल को। मतलब कि जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपन जो भी अभी एग्जिस्टिंग लेवल पे चल रहा है, अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो उसी को मेंटेन करना चाहता है। और जो भी करंट बिजनेस में अपना जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो उस पर सेटिस्फाइड भी है, और प्रोडक्ट मार्केट करंट वाला ही परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए भी। और ऐसे भी बोलते हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को नॉट टू डू नथिंग स्ट्रेटेजी से कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज ग्रोथ। सो ग्रोथ इज अबाउट कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ होनी चाहिए आइदर इन एग्जिस्टिंग बिजनेस और इन न्यू बिजनेस। सो न्यू बिजनेस या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस का हो सकता है या सेपरेटली कोई न्यू बिजनेस होना चाहिए। ग्रोथ स्ट्रेटेजी बेसिकली डिस्कस कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ होनी ही चाहिए। ग्रोथ चाहे कैसे भी हो, इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग और इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस। नाउ विल डिस्कस अबाउट रिट्रेंचमेंट। सो रिट्रेंचमेंट क्या होता है, इट्स अबाउट कि अगर हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस यूनिट है, तो उसके अंदर हमारा अगर कोई भी यूनिट हमको लॉस दे रहा है, मतलब जो भी लॉस मेकिंग यूनिट है जिससे हमारा नेगेटिव कैश आ रहा है या फिर कैश नहीं आ रहा है या लॉस बहुत सारा क्रिएट हो रहा है, तो अपन उस पार्ट को कट कर सकते हैं बिजनेस से। उसको अपन बोलते हैं पार्शियल डाइवर्समेंट, ठीक है, पार्शियल लिक्विडेशन। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारा पूरा बिजनेस ही एकदम नेगेटिव चल रहा है, तो हम पूरे को लिक्विडेट भी कर सकते हैं। रिट्रेंचमेंट टॉक्स अबाउट रिट्रेन सम एक्टिविटीज, ड्रॉप बिजनेस बाय सेल आउट और लिक्विडेशन। सेल आउट मीन्स पार्शियली भी कर सकते हैं और उसको लिक्विड मतलब पूरे बिजनेस को अपन बंद भी कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन इज टॉक्स अबाउट कि हमने ऊपर जो भी स्ट्रेटेजीज पढ़ी है अभी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, इन सब पर अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई करके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हमको जैसा भी नीड चाहिए, जैसा भी अपने हिसाब से हमको टाइप चाहिए, पर वैसा डेवलप कर सकते हैं। सो इट्स अबाउट कॉम्बिनेशन अब स्ट्रेटजीज एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से पहले तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में क्या होता है कि अपना जो भी सेम एग्जिस्टिंग बिजनेस है अपन उस पर कंटिन्यू करते हैं, उसको परस्यू करते हैं, अपनी इंक्रीमेंटल ग्रोथ से अपन परस्यू करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये पर ऊपर भी डिस्कस किया था। सो इट टॉक्स अबाउट सेम बिजनेस विद इन सेम मार्केट एंड विद सेम प्रोडक्ट, और उसमें सेम एफर्ट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। और इसमें नो रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस,
बिजनेस को अपन वापस से रीडिफाइन नहीं करते, क्योंकि अपन एग्जिस्टिंग बिजनेस पे कंटिन्यू करते हैं। सेफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी एकदम सेफर साइड पे चलती है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस ही कंटिन्यू होता है। नॉट मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अगेन द सेम पॉइंट, बिकॉज कि हम अपना एग्जिस्टिंग लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, तो हमको कोई ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की नीड चाहिए नहीं होती है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क इज लेस। जैसे मैंने पहले किया कि ये सेफ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें रिस्क एकदम लेस होता है या नेग्लिजिबल होता है। बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। सो बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, अपन अगर कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में डिस्कस करें, सो कोर कॉम्पिटेंसी इट टॉक्स अबाउट आइडेंटिफाइंग द नॉलेज, आइडेंटिफाइंग अबाउट आर कॉम्पिटिटर्स, कि वो क्या काम करते हैं, उनकी बिजनेस क्या है, उनका एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस मीन्स अपन उनका पूरा स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके बारे में अपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ही ली। फिर सारी इंफॉर्मेशन को अपन पुट टुगेदर करते हैं, पुट टुगेदर ऑल द इन्फॉर्मेशन, जितनी अपन इन्फॉर्मेशन गैदर की अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, जो अपनी फर्म्स के लिए हेल्पफुल है, उनको अपन यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज कहलाती है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी ये हमको हेल्प करती है टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट इज मॉडेस्ट ग्रोथ। मॉडेस्ट ग्रोथ मतलब हाँ ठीक है, इसमें अपनी ग्रोथ हो रही है। एक तो होती है मैमथ ग्रोथ और एक होती है मॉडेस्ट ग्रोथ। मॉडेस्ट मतलब टाइम टू टाइम ग्रोथ होता जा रहा है। मैमथ इज अ वेरी इंक्रीजिंग, मतलब रैपिड एकदम फास्ट स्विमिंग ग्रोथ होना, ठीक है। तो ये तो हमने बात की थी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के बारे में। अब नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी बेसिकली इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो इसके कैरेक्टर से अपन डिफाइन करते हैं, दैट इज रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो ग्रोथ में तो अपन ने ऊपर सबसे पहले डिस्कस किया था ना, अपने जब अपन ने ब्रीफ में डिस्कस किया था, तो अपन ने ग्रोथ के बारे में किया था कि ग्रोथ में ये ग्रोथ होनी चाहिए या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो या न्यू बिजनेस पे हो। बेसिकली ये बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए। तो ग्रोथ अगर अपन न्यू बिजनेस में अगर आते हैं, तो उसमें अपन को रीडिफाइन करना पड़ेगा बिजनेस को। सो इट इन्वॉल्व द रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सेकंड, अगर अपन बिजनेस को रीडिफाइन कर रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि मार्केट के सिनेरियोज या एनवायरमेंट के जो भी कंडीशंस है, वो इसको अफेक्ट भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई हो जाता है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज हाई। थर्ड इज मैमथ ग्रोथ। मैमथ ग्रोथ मतलब वेरी इंक्रीजिंग ग्रोथ, वेरी हाई ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ। अब बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ फर्म एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस। तो अपन फर्म्स को अपना रिन्यू करते हैं, अपन इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट में भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अपन न्यू बिजनेस में शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए फर्म को अपन को रिन्यू भी करवाना पड़ता है। और हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी होती है ये, और कैन बी अडॉप्टेड। इसको अपन अडॉप्ट कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्म में। तो सबसे बड़ी अपन की सेक्टर में एक्सपेंशन, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। तो उसके अडॉप्शन के अपन के फॉर्म्स या मेथड्स क्या क्या है। इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ठीक है। इन फॉर्म्स में अपन इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब है अपन इसका डिस्कस करेगा कि मेजर रीजंस क्या क्या होते हैं स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने के। तो पहला तो कि इम्पेरेटिव, अगर मार्केट में डिमांड हाई होती है और कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं, मोर सेटिस्फाइंग डिमांड्स आती है उनकी तरफ से, ग्रेटर कंट्रोल होता है चाहे मार्केट के ऊपर हो चाहे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हो, तो ये अपने लिए मेजर रीजन बन जाता है। और एडवांटेजेस ओवर एक्सपीरियंस कब, एक्सपीरियंस कब के ऊपर एडवांटेज का मतलब बेसिकली मीन्स होता है कि अपन हाई नंबर ह्यूज अमाउंट पे अपन प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं प्रोडक्ट को, तो अपन को इससे क्या मिल रहा है कि कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, पर यूनिट कॉस्ट बेनिफिट, पर यूनिट कॉस्ट। ये अपना क्या सस्ता हो जाता है, क्योंकि अपन इसको एक्सपीरियंस का आपका यूसेज कर रहे हैं, मतलब लार्ज स्केल पे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट हमको बहुत सस्ता पड़ जाता है। अब अपन ग्रोथ स्ट्रेटेजी को अगर डिस्कस करते हैं, तो दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के दो पार्ट होते हैं, दैट इज इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एक्सटर्नल के होते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटेंसिफिकेशन के अगेन देन थ्री पार्ट्स होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन तो अपन बेसिकली डिस्कस करें कि अपन का जो भी मार्केट प्रोडक्ट है अभी, अपन उसमें कुछ बहुत ज्यादा मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं, उसके अंदर जस्ट की
अपन जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ मॉडिफाई कर देते हैं ताकि उसका मार्केट में सेल्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अपन इसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट की। तो मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली अपना जो भी प्रोडक्ट अपन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी ये मार्केट में अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी अगर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अपन ना नए मार्केट में कर रहे हैं, अपन एग्जिस्टिंग मार्केट में नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल, अपन नए मार्केट में कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मार्केट, इट्स टेल अस अबाउट मार्केट डेवलपमेंट। सिमिलरली विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि अपन नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे एग्जिस्टिंग मार्केट हो चाहे न्यू मार्केट हो। इट्स अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रहे हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करते हैं अपन, सो इट्स अबाउट वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, concentric, and here the fourth point talks about conglomerate, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट वर्टिकली इंटीग्रेटेड। इसके अंदर फर्दर दो पार्ट होते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब हम पहले बात करते हैं इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। सो इंटरनल में अपन अभी बात की थी कि एक्सपेंशन ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिफिकेशन के अपन इसके टाइप डिस्कस कर लिए यहीं पे, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब अपन डिस्कस करेंगे डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एंट्री इन द न्यू मार्केट। अपन नए मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, स्किल्स एंड नॉलेज। अपन नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्किल्स एंड नॉलेज को इंट्रोड्यूस करके नए मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सो इट टॉक्स अबाउट मोर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सेस कैपिटल यूटिलाइजेशन एंड सिनर्जी। सिनर्जी बेसिकली डील्स अबाउट टीम एनर्जी। अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये क्या है, किसके बारे में क्या बता रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अपन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म्स को देखते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, लुक्स फॉर, जो भी अपनी नई इनोवेटिव और क्रिएटिव फर्म्स होती है वो देखती है अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू ग्रो एंड ब्रेक फ्रंटायर्स यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज। अपन इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करके कौन कौन से फ्रंटायर्स को ब्रेक कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं मार्केट में। तो पहला रीजन तो अपना डाइवर्सिफिकेशन का है कि मोर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ सेकंड इज एक्सेस ऑफ कैपिटल यूटिलाइजेशन। सो इसमें क्या होता है कि फर्म विच हैव एक्सेस कैपेसिटी। अब कैपेसिटी कैसी, इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टिंग फंड्स, marketing channels, research and development resources, etc. Can diversify in new firms. अपन इन सबको अपन इंक्लूड करके अपनी फर्म को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एंट्री को इजीली बना सकते हैं। थर्ड इज सिनर्जी, दैट टॉक्स अबाउट टीम एनर्जी। मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का अपन सेल इंक्रीज कर सकते हैं, इसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, सुटेबल न्यू प्रोडक्ट जो भी अपनी अपनी फर्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है उसको अपने फर्म्स में ऐड कर सकते हैं, और उनके बिहाफ पे नया भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ लिंकेजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, मार्केट में जो भी नए लिंकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपन कर रहे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन ये बेसिकली क्या बोलता है। सो वर्टिकल ऑन द सेम प्रोसेस चेन बट ऑन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो इसका अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक कॉफी बीन्स अपन बना रहे हैं, तो कॉफी बीन्स का एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है और एक बाद में कैफे टाइप में यहाँ पे उनको सर्व करना है कि अपन कैफे में कॉफी बीन्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं और वहां से कॉफी बन के डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो एक तो प्रोडक्शन चैनल आता है, एक जहाँ पे अपन कॉफी बना रहे हैं, एक उससे पहले प्रोडक्शन चैनल आता है और बाद में सर्विसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसिंग चैनल आता है। सो जो प्रोडक्शन पार्ट है जो रिलेटेड टू इनपुट्स है वो तो अपना हो जाएगा बैकवर्ड, और जो सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है वो हो जाएगा फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड में अगर हम बात करें, सो एंटरिंग बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स, ठीक है, जो बेसिकली इनपुट प्रोवाइडर्स के बारे में बात करता है। और प्रॉफिट विल इंक्रीज, इससे अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। अगर अपन इनपुट को सबसे चीप क्वालिटी में, मतलब चीप सोर्सेस या चीप प्राइस में बाय कर लेते हैं तो अपना इनपुट जो है वो बहुत सस्ता पड़ जाएगा अपने को, और अपन उससे अच्छे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बाद में अगर अपन उसको डिलीवर भी करें तो अपने को प्राइस एडवांटेज मिलेगा उधर।
तो अपन इसमें इनपुट प्रोवाइडर्स में अपन एग्जांपल ले सकते हैं एम्बुलेंस सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में अगर अपन बात करें तो एंटरिंग बिजनेस लाइन दैट यूजेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं इधर। और एंटरिंग बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बात की थी इनपुट प्रोवाइडर्स का, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल्स का। तो इसका अपन एग्जांपल ले रहे थे, कॉफी बीन्स मैन्युफैक्चर में चूज टू मर्ज विद अ कॉफी कैफे, ठीक है। तो कैफे जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम में करता है, तो अपन कैफे का एग्जांपल ले सकते हैं इधर। तो ये तो था वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो हॉरिजॉन्टली इट्स अबाउट कि डन विद सेम लेवल बट डिफरेंट प्रोसेस चेन। यहाँ पे अपना प्रोसेस चेन डिफरेंट होता है, यहाँ पे वर्टिकल में अपना प्रोसेस चेन सेम ही रहता है, ठीक है। तो सप्लाई चेन फंक्शन, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड में अपना सप्लाई चेन सेम होता है पर फंक्शन अलग होता है, और हॉरिजॉन्टल में अपना सप्लाई चेन डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होता है, ठीक है। जैसे कि ये अपना सप्लाई चेन 1 है और सप्लाई चेन 2 है। तो रॉ मटेरियल सप्लायर, ये भी रॉ मटेरियल सप्लायर है। ये मैन्युफैक्चरिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। और ये डायरेक्ट कंज्यूमर, और ये भी डायरेक्ट कंज्यूमर है। तो इनका क्या है, ये देखो, यू आर एबल टू लुक, ये बता रहे कि हॉरिजॉन्टली में सप्लाई चेन जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये एक सप्लाई चेन है और ये दूसरी सप्लाई चेन है, पर उनका फंक्शन सेम है। ये भी रॉ मटेरियल सप्लायर है, ये भी रॉ मटेरियल सप्लायर है। ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। और ये डायरेक्ट कंज्यूमर से, और ये भी डायरेक्ट कंज्यूमर से है। तो उसमें सप्लाई चेन इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। सिमिलरली फॉर वर्टिकल, इसमें क्या होता है कि हमारा सप्लाई चेन इज सेम, ठीक है। अब ये तो रिलेटेड टू इनपुट प्रोवाइडर्स, और ये दिस इज रिलेटेड टू सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल है जो कि सेम चेन पे है बट सबका फंक्शन अलग अलग है। नाउ कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। सो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन इज अबाउट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि हमारा जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब हम उसी को ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसी में आगे आगे ग्रोथ कर सकते हैं, फर्दर ग्रोथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो न्यू बिजनेस लिंक्ड विद एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। न्यू प्रोडक्ट स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। जैसे कि अपन का न्यूज़पेपर का बिजनेस है, इसकी अपना एग्जांपल है। वो तो अपन न्यूज़पेपर का बिजनेस कर रहे हैं, अपन रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर उसको डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। तो अपन ने ऐसे न्यूज़पेपर के साथ साथ रॉ मटेरियल सप्लाई तो कर ही रहे हैं अपन, अब अपन मैन्युफैक्चरिंग मैगजीन्स की भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। वापस उनको डायरेक्ट कस्टमर्स को ही सेल कर रहे हैं। तो अपन ने क्या है, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपन ने एक न्यू लाइन ऐड कर ली जो कि मैगजीन्स की है। पहले अपन सिर्फ न्यूज़पेपर करते थे, पर अब अपन अब मैगजीन्स को भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन एग्जिस्टिंग बिजनेस में कैसे अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अब हम इसमें बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी की बात करते हैं। मतलब अपन को बेनिफिट ऑफ सिनर्जी मिलता है इसके अंदर, इसमें नॉट मच अबाउट टू टॉक। अब अपन फोर्थ टाइप ऑफ इसका पार्ट है, जैसे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के अपन ने अभी तक 3 पार्ट पढ़ लिए, दैट इज इंटेंसिफिकेशन, पहला तो था इंटेंसिफिकेशन, वो बेसिकली एक्सपेंशन का अगर अपन बात करें, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। इंटेंसिफिकेशन अपन डिस्कस किया मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन अपन अब डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन ने पहले वर्टिकल का बात कर लिया, हॉरिजॉन्टल का कर लिया, कॉन्सेंट्रिक का कर लिया, अपन कॉन्ग्लोमरेट का बात कर रहे हैं उसके अंदर। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन इज अबाउट अनरिलेटेड, मतलब कि दो एकदम डिफरेंट बिजनेसेस या फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मर्ज हो रही है साथ में, मतलब साथ में डाइवर्सिफाई कर रही है एक्सपैंड करने के लिए। तो इसमें अपन कर सकते हैं कि नो लिंकेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग वंस, जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, मतलब एकदम डिफरेंट है। नो कॉमन थ्रेड विद द फर्म्स प्रेजेंट पोजीशंस। अपन इसमें एग्जांपल ले सकते हैं
जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन का दो डिफरेंट डिफरेंसेस, जैसे कि ना टाटा और स्टारबक्स का। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। सो इन दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट है। डिफर्स इन नेचर ऑफ लिंकेजेस। डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्टिकल लिंकेज इज कंसेंट्रिक, और in vertical integration, new production falls with current chains and new product connect with the loop-like manner. So it's not much of importance, just to read. Right. Now, ये तो था कि इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन का। अब एक्सटर्नल डाइवर्सिफिकेशन में अपने पास दो पार्ट और है, दैट इज एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन, और इसका एक और है दैट इज अलायंस। ठीक है, तो मर्जर एंड एक्विजिशन का हम बात करते हैं कि कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। ठीक है, अब इंस्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग एक्सपेंशन। अब इससे क्या होता है कि अपन मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं तो अपन इंस्टेंटली तुरंत एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन को अचीव कर सकते हैं, और म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा कि जैसे कि जो दो डिफरेंट डिफरेंट फर्म साथ में आएगी तो दोनों का, जैसे कि अगर सपोज एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है तो दूसरा उसमें कॉस्ट एडवांटेज लगवा रही है या फिर सर्विसिंग का इम्प्रूव करवा रही है चैनल, दैट्स मतलब म्यूचुअली बेनिफिट है, दोनों को इक्वल बेनिफिट मिलेगा। सिनर्जी शुड बी देयर बिटवीन पेरेंट एंटरप्राइज एंड एक्वायर्ड एंटरप्राइज। जो भी पेरेंट एंटरप्राइजेस में और एक्वायर्ड जो भी नया किया है, दोनों के में सिनर्जी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज, सब कुछ होना चाहिए मतलब। अब बात करेंगे मर्जर की। तो मर्जर इज अबाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल गेन्स। जब दो या दो से ज्यादा कंपनी साथ में आती है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा कंपनी साथ में आती है तो उसको अपन मर्जर बोलते हैं। डील फाइनलाइज ऑन फ्रेंडली टर्म्स। ठीक है, दोनों राजीनामा करती है और फ्रेंडली टर्म्स में साथ में आती है और अपने प्रॉफिट्स को शेयर करती है इन न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। एक नया एंटिटी बनाती है सेपरेटली, उसमें अपने सारे प्रॉफिट्स को शेयर करती है, एक्सपेंसेस को मतलब इक्वली डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये तो बात थी मर्जर की। अब बात करते हैं एक्विजिशन की। सो एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि वो नॉन फ्रेंडली टर्म्स पे आती है साथ में, मतलब कि एक वीक एंटरप्राइज होती है जिसको स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज अक्वायर कर लेती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंटरप्राइज के अंदर ही सारा काम होता है फिर। So one organization take over another organization and control all its business operations. ठीक है, एक ने acquire कर लिया जो भी strong थी weak को। Strong organization controls weak organization. Deal finalized on unfriendly manner. ठीक है, या तो फ्रेंडली टर्म्स में हुआ था मर्जर में, पर एक्विजिशन में नॉन फ्रेंडली टर्म्स पे हुआ है। एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिसेशन इन इकोनॉमी, जब मार्केट में एकदम रिसेशन है, डाउनफॉल है, हर जगह पैसों की तंगाई हो रही है, उस समय ये होता है। ये तो थी एक्विजिशन की बात। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर्स। मर्जर्स कितने टाइप के होते हैं? दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, को जेनेरिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, अपन ने पहले बात की थी एक्सपेंशन में इंटेंसिफिकेशन की, फिर डाइवर्सिफिकेशन की। अब बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन की। तो इंटेंसिफिकेशन में अपन ने चार पार्ट डिस्कस, डाइवर्सिफिकेशन में चार पार्ट डिस्कस किए थे, जो कि था अपना हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। और मर्जर में भी यही पार्ट्स है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बट यहाँ पे को जेनेरिक है, अब वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक था, और यहाँ पे यही कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है। ये वही सिमिलर बात है, को जेनेरिक इज रिलेटेड, मतलब कि एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेटेड होता है ये वाला, और जो कॉन्ग्लोमरेट है ये एकदम डिफरेंट होता है, अनरिलेटेड होता है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म एंगेज इन सेम इंडस्ट्री, कि सेम इंडस्ट्री में एंगेज है उसका कॉम्बिनेशन करेंगे। मर्ज विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, जो भी अपने कॉम्पिटिटर उनसे डायरेक्ट मर्ज कर लेते हैं, और अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हैं कि एकदम कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पे तो सेम इंडस्ट्री में था, यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे है। इंक्रीज ऑफ सिनर्जी विद मर्जिंग फर्म्स एंड अचीविंग ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल इकोनॉमीज, तो अपनी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमीज को अपन अचीव कर पाते हैं। ये भी दो तरह की होती है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो अपन ने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, अब को जेनेरिक। सो को जेनेरिक मर्जर इज अबाउट टू और मोर मर्जर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन इन सेम वे और related to organization production process, extension of product line,
and opportunity to diversify. Conglomerate merger is about unrelated. So combination of organizations that are unrelated to each other and no linkages with respect to customer group and functional technologies. अब है expansion through strategic alliance. मर्जर की बात हो गई, एक्विजिशन की बात हो गई, अब फाइनली आया अलायंस. सो अलायंस जो होता है ना, दैट इज अबाउट कि हमारा जो मर्जर है वो तो एक परमानेंट सोर्स होता है, पर अलायंस जो होता है ये टेम्पररी पर्पस होता है कि अपन एक पर्पस के लिए या एक सिग्निफिकेंट टास्क के लिए साथ में आए, अपना वो टास्क पूरा हो गया तो अपन वापस से सेपरेट हो गए. ठीक है. तो इट्स अबाउट मेड फॉर शॉर्ट टर्म के लिए होता है. इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट लेस होता है, एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं. अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए अपन उसको इंक्रीज करने के लिए साथ में आते हैं कि अपन एक्सपेंड करें, प्रॉफिट इंक्रीज करें, डायरेक्ट मार्केट को बीट करें, कॉम्पिटिटर्स को साथ लेके मार्केट को बीट करें. शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसेस, प्रॉफिट विल बी इंडिविजुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज, की जिसने जितने जितने रिसोर्सेज लाया उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट शेयरिंग में अपन डिवाइड कर देंगे. नाउ इट्स अबाउट अचीविंग सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, नॉट बी एबल टू अचीव इट्स ओन. जो ऑर्गेनाइजेशन खुद से अचीव नहीं कर पा रहे, वो साथ में आके एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए साथ में आते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं. वो मेंटेन करते हैं स्टेटस एज इंडिपेंडेंट, खुद का स्टेटस इंडिपेंडेंट रखते हैं. शेयर बेनिफिट्स एंड कंट्रोल ओवर पार्टनरशिप्स, बेनिफिट्स को कंट्रोल करते हैं. और फॉर्म्ड इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड डिफरेंट रीजन्स. और इसका अपन एग्जांपल ले तो आईसीआईसी बैंक एंड वोडाफोन इंडिया, ये दोनों ने अलायंस किया था, साथ में आए. अब एडवांटेजेस क्या है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के? सो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के अपन एडवांटेजेस को एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते, दैट इज पोज. पी से अपना आता है पॉलिटिकल, ओ से आता है ऑर्गेनाइजेशनल, एस से स्ट्रेटेजिक एंड ई से इकोनॉमिक. सो पॉलिटिकल टॉक्स अबाउट कि फॉरेन बिजनेस में, फॉरेन अपने बिजनेस को अपने हेल्प करने के लिए अपन अलायंस करते हैं, ताकि अपन मार्केट में एक अननोन सोर्स ना रहे, अपन मार्केट को ओ कर सके, लोगों को जान सके और लोग भी अपने को इजीली टारगेट कर सके फॉर परचेजिंग, राइट, नॉट टू कम्पीट. सो समटाइम्स दे आर फॉर्म्ड विद फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इन द फॉरेन मार्केट, की फॉरेन मार्केट में इजीली उनको एंट्री मिल सके बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर्स टू एंट्री. पॉलिटिकल पार्टनर्स इंप्रूव आर इन्फ्लुएंस एंड पोजिशंस. तो अपन का एग्जांपल टाटा एंड स्टारबक्स. ठीक है. जो टाटा स्टारबक्स साथ में आए थे, तो टाटा जो है वो अपना इतना बड़ा मार्केट को यूएस में एक्सपेंड कर सकता है थ्रू स्टारबक्स, क्योंकि उसने स्टारबक्स को इंडिया में एक्सपेंड करने में बहुत साथ दिया है. सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल. सो इसमें क्या होता है कि हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टेन कैपेबिलिटी फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर. सो इट्स एनहेंस प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड प्रोवाइड डिस्टेंस सिस्टम, एक्सटेंडेड सप्लाई चेन. ठीक है. और हेल्प करता है कि एड लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी टू अ न्यू वेंचर. जैसे गूगल और लुक्सार्टिका, गूगल और लुक्सार्टिका का अपना वो साथ में आए थे, सो दैट कि उनके स्किल्स को एक दूसरे को साथ में लाके मार्केट में एक्सपेंड कर सके. स्ट्रेटेजिक, ये इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि राइवल्स जॉइन टुगेदर टू कोऑपरेट. राइवल्स साथ में जाती है और वो साथ में काम करती है, यूज टू गेट डिसीजन टू न्यू टेक्नोलॉजीज का एक्सेस करती है और उनको साथ में लेके काम करती है. इसमें अपन अगेन टाटा और स्टारबक्स एग्जांपल ले सकते हैं. और इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इट्स अबाउट रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड रिस्क. जो भी अपना कॉस्ट लग रहा है उसको, रिस्क को कम करे और कॉस्ट को रिड्यूस करे, लार्ज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का अपन एडवांटेज उठा सके. इसमें मैकडोनाल्ड्स और कोका कोला का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं. इसके अगर डिसएडवांटेजेस पे आए तो अपन, तो मेजर एडवांटेजेस, तो इसका डिसएडवांटेज है कि शेयरिंग. जब दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती है तो कुछ ना कुछ पार्ट तो शेयर करती है, तो शेयरिंग इज द मेन डिसएडवांटेज, क्योंकि शेयरिंग नॉलेज एंड स्किल्स कैन बी प्रॉब्लमेटिक इफ दे इन्वॉल्व ट्रेड सीक्रेट. क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन जब वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे तो उनके ट्रेड सीक्रेट ओपन हो जाएंगे, तो वो मार्केट में वापस से अपनी पोजीशन को, उसी पोजीशन को बनाए ही नहीं रख सकते, उनकी पोजीशन मार्केट में डिसॉल्व हो जाएगी फिर. और क्रिएट पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स. व्हेन दिस अलायंस
कंपनी बिकम्स योर ओपोनेंट्स इन द फ्यूचर। तो बस यही कि जब मार्केट में ये फ्यूचर में अपनी कॉम्पिटिटर बन जाएगी तो शेयरिंग और ट्रेड सीक्रेट ये अपने मेजर डिसएडवांटेज बन जाएंगे अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स। अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले एक्सपेंशन के अंदर इसमें अपन ने डिस्कस कर लिया इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर और अलायंस, ये सारे डिस्कस कर लिए अपन ने। अब अपन बात करेंगे, हमने यहाँ पे स्ट्रेटजीज में अभी तक स्टेबिलिटी पढ़ ली, ग्रोथ पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे रिट्रेंचमेंट की। ठीक है, सो रिट्रेंचमेंट में ये, सो रिट्रेंचमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी, फाइंड प्रॉब्लम एरिया, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि जहाँ पे अपन को लॉस मेकिंग, इसमें बेसिकली कट ऑफ करते हैं अपन लॉस मेकिंग यूनिट को अपनी एंटरप्राइज से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसमें अपन डायग्नोस करेंगे कि द केस कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हो रही है, इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, और सॉल्व करना चाहेंगे हम प्रॉब्लम को कि अपन उसके ऑल्टरनेटिव्स निकालेंगे, ऑप्शंस निकालेंगे कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स क्या है, तीन टाइप्स है। पहला टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, दूसरा डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, तीसरा लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जैसे कि ये अपना बिजनेस है कि जो डाउनफॉल पे जा रहा है, जो नेगेटिव स्ट्रेटेजी हो रही है, ठीक है, तो अपन अब टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं इसको टूवर्ड्स पॉजिटिव, कि कैसे हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज टर्न अराउंड। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी टेल की जो भी कट ऑफ करते जो भी नेगेटिव पार्ट है, मतलब जिससे अपन को लॉस हो रहा है, उसको अपन बिजनेस से पार्शियली डिसॉल्व कर देंगे, पार्शियली लिक्विडेट कर देंगे। तो पार्टली सेल करते हैं एक बिजनेस के पार्ट को या यूनिट को, जिसको अपन डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर देंगे, होल ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट कर देंगे, सेल कर देंगे, दैट इज लिक्विडेशन। अब इसमें तो देखो टर्नर अराउंड में बात करें तो रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, जो भी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, ये डिक्लाइनिंग जो हो रहा है अपना एंटरप्राइज में, इसको अपन रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कट ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स, डिविजन्स, और रिड्यूस करेंगे फंक्शन परफॉर्म, जो भी अपने बिजनेस में ज्यादा फंक्शन अगर परफॉर्म हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे, जब ताकि अपना एक्सपेंडिचर कम हो। और लिक्विडेशन में चूज टू अबेंडन, मतलब इसको अपन डिसॉल्व कर देंगे, अबेंडन कर देंगे, लिक्विडेट कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। अब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को अपन ब्रीफ में डिस्कस करें तो, अगर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इज अबाउट एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। अब इसका पहले अपन एक्शन प्लान डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे ऑफ करंट प्रॉब्लम, कि अपना करंट प्रॉब्लम है क्या, किसके वजह से मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है, अपने बिजनेस किसके वजह से लॉस में जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। अपन पहले अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है। फिर अपन उसको एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, और फिर डेवलप करेंगे एक स्ट्रेटेजिक प्लान उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे इमरजेंसी एक्शन प्लान। ठीक है, फिर अपन रीस्ट्रक्चर करेंगे द बिजनेस, बिजनेस को वापस से रीस्ट्रक्चर करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट मिक्स टाइप में हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट को इन बेनिफिट्स देने में, या फिर उनको पनिश करने में, कैसे भी हो अपन बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करेंगे। और लास्ट में बिल्डिंग बिल्डिंग रिटर्न्स टू नॉर्मल, जो भी अपन ने नया डेवलप किया है मॉडल, उसको अपन वापस रिटर्न्स टू नॉर्मल, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे, जब अपन एक्सपेंड कर रहे थे नॉर्मल पे वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। अब सेकंड है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अपन को कब पता चलेगा कि टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी कि क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट थोड़े चेंजेस होंगे। इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस, की क्रेडिट मार्केट में अपना इंक्रीज हो रहा है। न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर्स, बहुत एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है अपने बिजनेस के ऊपर। और आइडेंटिफाई द क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, अपन बहुत ज्यादा पे ऑफ कर रहे हैं। क्विक कॉस्ट रिडक्शन, अपन कॉस्ट को रिड्यूस करने जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, कि बिजनेस में एक्सपेंस ज्यादा ना हो। ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन, अपन रेवेन्यू को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एसेट लिक्विडेशन फॉर जनरेटिंग कैश, अपन एसेट को लिक्विडेट कर रहे हैं। जैसे कि लालू अडवाणी के टाइम पे हुआ था कि जब उन्होंने रेलवेज को लिक्विडेट करके सारा अमाउंट कैश जनरेट कर लिया था सारी रेलवेज का,
प्राइस को सेंड करने के बाद, और बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने में। अब इसकी डेंजर सिग्नल्स क्या है, अपन को पता चलेगा कि अपने बिजनेस में टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का करना है अपन को यूज। तो मैनेजमेंट में जो है मिसमैनेजमेंट होगा मार्केट में बहुत ज्यादा, मार्केट शेयर अपना डिक्रीज होने लग जाएगा, फिजिकल फैसिलिटीज डिक्रीज होने लग जाएगी, अनकम अनकम्पीट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में आ रहे हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। कंटिन्यूअस नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस लगातार नेगेटिव कैश फ्लो पे जाता जा रहा है, और ओवर स्टाफिंग एंड हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज एंड लो मोरल्स, अपने एम्प्लॉयज मोरल्स एकदम उनका मोरल लॉस हो जाएगा, अपन बूस्ट नहीं कर पाएंगे, और लार्ज लार्ज स्केल पे उनका टर्नओवर होगा एम्प्लॉयज का, मतलब वो शिफ्ट होते जाएंगे। नॉट divestment strategy, so it's about sale or liquidate of a portion of the business. When turnaround proves unsuccessful, then business adopt divestment. जब turnaround एक proofs, मतलब जब टर्न अराउंड सबसे पहले अपन बिजनेस में कोई भी लॉस कुछ भी होगा तो सबसे पहले अपन टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को ही अप्लाई करेंगे। पर जब टर्न अराउंड में अपने पास नेगेटिव इम्पैक्ट देगा तब अपन डाइवेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होगा? acquired business proves to be mismatch and cannot be integrated, मतलब जो भी अपने बिजनेस एक्वायर किया है वो एक मिसमैच की तरह काम करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर नहीं पाएगा वो, और वापस कंटिन्यू नेगेटिव कैश फ्लोज होंगे बिजनेस में। सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगा, कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। इनेबिलिटी टू इन्वेस्ट इन टेक्नो अपग्रेडेशंस, टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, और मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और कैरेक्टर, अब बात करते हैं कि डाइवेस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। ठीक है, सो लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, सो लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी इज अबाउट क्लोजिंग डाउन फर्म, इसमें हम फर्म को क्लोज डाउन कर देंगे, अबेंडन कर देंगे। तो पहला तो है कि मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी होती है ये, मतलब कि एकदम एक्सट्रीम समय पे करते हैं और एकदम अनअट्रैक्टिव होती है कि कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको एक हैप्पीली इनवाइट नहीं करती है, पर एक मजबूरी में हो जाता है ये। ठीक है, कंसिडर एज अ लास्ट रिसोर्ट, ये एकदम आखिरी हथियार है, ठीक है, अंतिम शस्त्र, लास्ट रिसोर्ट है। स्टिग्मा ऑफ फेलियर, जब बिजनेस एकदम फेलियर पे जाता जा रहा है तो लिक्विडेशन करना पड़ता है। दिस स्ट्रेटेजी इज डिफिकल्ट एज buyers are different, difficult to find, most assets are considered as scrap, क्योंकि लास्ट में जब बिजनेस को अपन लिक्विडेट करते हैं तो जो अपने बायर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा एसेट है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी होते हैं वो सारे स्क्रैप के भाव में कंसिडर होते हैं। ठीक है, डेड बिजनेस वर्थ मोर देन अलाइव। ठीक है, अपन ने जब उनको, एक तो अपना जो बिजनेस अलाइव था तो अपन को एकदम लॉस दे रहा था, नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा था, तो उससे बेटर है कि अपने बिजनेस को अपन को सेल आउट कर दिया। ठीक है, ताकि अपने पास जो पैसे है अपन उससे नया स्टार्ट कर सकते हैं कुछ। सो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि डेड बिजनेस वर्थ मोर देन अलाइव, क्योंकि अगर वो अलाइव था तो अपन को सिर्फ नेगेटिव कैश फ्लोज दे रहा था, अब जब अपन ने उसको सेल आउट कर ही दिया तो अपन उसको कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स थ्रू प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन, ये अपन डिफरेंस देख लेंगे बाद में। मेजर रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी के मेजर रीजंस क्या होते हैं? मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस टू कंटिन्यूस आइदर पार्टली और होली, मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहता, चाहे तो पार्टली या होली वो कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता अपने बिजनेस के अंदर, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस लॉसेस एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज, एंड जो अपन ने पहले डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी से 5 पॉइंट पढ़े थे वही इसमें वापस से रिपीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज, तो जो अपन ने पहले डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे ऊपर की तीनों स्ट्रेटेजीज के बारे में, और जो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो उनको नीडफुल लगेगा उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके डेवलप कर लेंगे। सो अब स्ट्रेटेजीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मे बी एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और स्टेबिलिटी इन सम एरियाज, मतलब अपन एक ऐसा डेवलप करेंगे स्ट्रेटेजी जिसमें कुछ पार्ट तो रिट्रेंचमेंट लगेगा,
कुछ पार्ट पे एक्सपेंशन होगा, कुछ पार्ट पे रिट्रेंचमेंट होगा, कुछ पे स्टेबिलिटी रहेगी, और सबको मिक्सअप करके अपन कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट दे देंगे या नाम दे देंगे। ठीक है। एंड इट्स ऑल। थैंक यू।